भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई एक कार्यक्रम के दौरान एक स्टेटमेंट देते हैं और वह स्टेटमेंट आपके सामने है कि जुडिशियल एक्टिविटीज शुड नॉट टर्न इनटू द जुडिशियल टेररिज्म। इस विचार को लेकर मैं इस वीडियो में स्टेटमेंट का मतलब बताऊंगा कि और इस स्टेटमेंट में जो जो कीवर्ड्स यूज किए जाएंगे उसको मैं इंटरप्रिटेट करूंगा विथ सेंस प्लस केस के साथ ही साथ यूपीएससी इस मामले में किस तरीके से क्वेश्चन राइज कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वह कीवर्ड्स है जुडिशियल एक्टिविटीज्म, दूसरा है कि जुडिशियल ओवररीच, तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर और पांचवा है जुडिशियल टेररिज्म। अब फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं, जुडिशियल एक्टिविटीज्म क्या है। तो जुडिशियल एक्टिविटीज्म को लेकर कि जुडिशियल एक्टिविटीज्म लगभग 30 साल पहले न्यायपालिका के द्वारा अपनाया गया एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है और इस अप्रोच के तहत न्यायपालिका सरकार के दो अन्य अंग यानी मीन्स विधायिका और कार्यपालिका को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिखाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिखाने का मतलब कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताती है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके संवैधानिक दायित्व क्या है कि आप इन कार्यों को ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को यह गाइडलाइन दिया जाता है, यह डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करें, तो ऐसी स्थिति में विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के द्वारा अपनाए गए इस अप्रोच को लेकर न्यायपालिका की तानाशाही कहते हैं कि यह न्यायपालिका की डिक्टेटरशिप है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ने साफ शब्दों में कहा कि मैं विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का बोध करा रहा हूं, तो मैं उनके पावर को गेन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उनके संवैधानिक दायित्वों से बताकर उनके कर्तव्यों को बता रहा हूं कि आपके संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, उनके दायित्व क्या है। ऐसी स्थिति में मेरे पास उनकी शक्ति को अर्जित करने का कोई दृष्टिकोण नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद इतनी शक्तियां हैं, उतने कार्य हैं कि मैं उसी को सही रूप में नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं शक्तियों को लेकर अपने दायित्वों या अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम नहीं करूंगा। अब ऐसी स्थिति में दूसरा पॉइंट उठाता था कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को कर रही है, तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है ये जुडिशियल ओवररीच का एरिया है, यानी मीन्स की जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रही है। अब ऐसी स्थिति में जुडिशरी ने अभी मैंने आपसे कहा कि जुडिशरी कभी भी ये अप्रोच नहीं अपनाती है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र या अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहता हूं, बल्कि मैं भी अपने संवैधानिक दायित्वों से बंधा हूं और मैं भी संविधान के अंतर्गत ही अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करता हूं। तीसरी बात कि मुख्य न्यायाधीश गवई का जो स्टेटमेंट है टेररिज्म बेसिकली टेररिज्म वर्ड्स का अगर देखा जाए तो टेररिज्म का मतलब होता है भय पैदा करना, लेकिन यह भय आम जनता के लिए नहीं है, यह भय विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों के लिए है। क्योंकि न्यायपालिका का ये जो दृष्टिकोण है जुडिशियल एक्टिविटीज्म के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका को डायरेक्शन देना, उससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो असंतुलन की स्थिति होती है, जो उनके अंदर अज्ञानता का भाव पैदा होता है कि न्यायपालिका कौन होती है हमें समझाने वाली। इसलिए एक स्टेटमेंट भी आता है जिसमें विधायिका के समर्थकों ने डिमांड की थी कि विधायिका को चाहिए कि संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करें। तीसरा पॉइंट, इसका तीसरी पॉइंट है इस पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संविधान उन आदर्श, उन लक्ष्यों, उन कानूनों, उन मूल्यों को स्थापित करता है जिन लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों को पालन करने का दायित्व सिर्फ जनता के ऊपर नहीं है, जनता के साथ साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों का भी दायित्व है। ऐसी स्थिति में अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक एग्जाम्पल उठाकर न्यायपालिका संविधान की सुरक्षा के दायित्व को लेकर अपनी मोरालिटी तो निर्वाह कर रही है, और उस स्थिति में न्यायपालिका उसी संवैधानिक सुरक्षा को लेकर
विधायिका और कार्यपालिका के को डायरेक्शन दे रही है, जिसके कारण विधायिका और कार्यपालिका उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि कहीं न्यायपालिका तानाशाह तो नहीं हो रही है। यही तानाशाह जुडिशियल टेररिज्म के वर्ड्स में आ जाता है, क्योंकि न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है उससे कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों के मन में कहीं ना कहीं भय पैदा हो रहा है कि अगर कुछ गलती हुई तो न्यायपालिका हमें छोड़ेगी नहीं। ऐसी स्थिति में कार्यों की उपेक्षा होती है और अपने संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर। फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर मॉन्टेस्क्यू की द्वारा अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में एक सिद्धांत देता है सेपरेशन ऑफ पावर की। और सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी का एक मतलब है कि शासन की सभी शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजतंत्रीय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो शासन की सभी शक्तियां एक ही स्थान पर थी, जिसके कारण अधिकांश राजा डिक्टेटर हुए और उस डिक्टेटरशिप में राजा की निरंकुशता में व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी है तो शासन की सभी शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित न होकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेट होनी चाहिए, जिसके कारण शासन का स्वरूप लिमिटेड होगा या सीमित होगा या संवैधानिक शासन की स्थापना होगी और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा होते हुए आपका लोकतंत्र सफल और सुदृढ़ होगा। इसमें जो जुडिशियल लेजिस्लेशन का एक कंसेप्ट है, जुडिशियल लेजिस्लेशन, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जुडिशियल एक्टिविटीज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविटीज्म है कि जुडिशरी द्वारा कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन या विधायिका के दायित्वों का निर्वहन। तो विधायिका का दायित्व है कि लॉ फॉर्मेशन। अब न्यायपालिका अगर लॉ बना रही है तो न्यायपालिका के बनाए गए लॉ को हम जुडिशियल लेजिस्लेशन कहते हैं कि लेकिन कई बार कई मामले में न्यायपालिका गाइडलाइन देती है लेजिस्लेटिव को कि जब तक आप लॉ फॉर्मेशन नहीं करते हैं तब तक हम इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप समाज को संचालित करें, समाज की स्थितियों को। जैसे कि एक एमसी मेहता का केस है कि पर्यावरण नॉइज पोल्यूशन को लेकर उसने जो गाइडलाइन दी, और गाइडलाइन में था कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, प्लस समाज को पर्यावरण संरक्षण या नॉइज पोल्यूशन के बारे में शिक्षित किया जाए। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल या एनसीईआरटी या सीबीएसई के पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल किया, जिसके कारण जनता के मन में यह जागरूकता पैदा हो। ऐसी स्थिति में नॉइज पोल्यूशन पर नियंत्रण लगेगा और समाज की सुदृढ़ता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जुडिशियल टेररिज्म। जुडिशियल टेररिज्म, मैंने अभी आपसे कहा कि जुडिशियल टेररिज्म का मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका के मन में न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों का भय पैदा करना, जिसके कारण वे अपने संवैधानिक दायित्वों से विमुख होते हैं। यही इस मुख्य न्यायाधीश का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं, न कि हमारे कार्यों से विधायिका और कार्यपालिका के बीच भय पैदा हो। इसलिए जुडिशियल एक्टिविटीज्म जुडिशियल टेररिज्म नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके कारण शासन के तीनों अंग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फुलफिल करें और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करें, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस ऑब्जेक्ट को लेकर इस कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया है वह ऑब्जेक्ट पूरा होगा और तभी जाकर भारतीय समाज में वह परिवर्तन आएगा जिस उद्देश्य को लेकर संविधान सभा के सदस्यों ने चर्चा किया था कि राज्य का दायित्व होगा कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अब इस वीडियो का जो टेररिज्म का जो कंसेप्ट है, टेररिज्म का जो कोल एलोकेशन का मामला था, जिसमें विधायिका कार्यपालिका इस कार्य को लेकर उपेक्षा कर रही थी, ब्लैक मनी को लेकर था, लेकिन न्यायपालिका के डायरेक्शन, न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा ब्लैक मनी को लेकर। अब इस क्वेश्चन को लेकर वे फॉरवर्ड क्या है, यानी मींस कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी,
सेपरेशन ऑफ पावर, यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब यही था कि संविधान द्वारा स्थापित जो दायित्व हैं, संविधान द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को स्थापित करना, और ये मूल्य जनता के साथ साथ शासन के तीनों अंगों के सदस्यों पर भी लागू होता है, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न कि संसद की सर्वोच्चता है। ऐसी स्थिति में अगर संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान सुप्रीम है, और सुप्रीम होने के नाते संविधान द्वारा जो स्थापित दायित्व दिए गए उसका पालन करने का दायित्व या मानने का जो दायित्व है वह जनता के साथ साथ शासन के तीनों अंगों को। अब हम देखते हैं कि विभिन्न सालों में जीएस पेपर 2 में या पीएसआईआर ऑप्शनल में किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक है कि संवैधानिक नैतिकता एक आलंबन है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। अब ये 2025 का क्वेश्चन है। इसमें कीवर्ड्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, लिबर्टी है और जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2024 का है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन। मैं जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात मैंने अभी आप वीडियो में बताया है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, कि जुडिशरी द्वारा वह गाइडलाइन जो जिसका प्रभाव या जिसका इम्पैक्ट विधायिका द्वारा निर्मित विधि के समान हो। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति के कारणों को बताया जाए, लेकिन कार्यपालिका द्वारा इस पावर का मिसयूज किया जा रहा था। इसलिए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो जिस जगह पर गिरफ्तार किया जाए वह ग्राम प्रधान के साथ हो या वार्ड का मेंबर हो, या जिसके कारण जो 24 घंटे का टाइम बाउंडेशन है वह टाइम बाउंडेशन का कार्यपालिका मिसयूज न कर पाए। ऐसी स्थिति में और इस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है यह गाइडलाइन भारत के पुलिस स्टेशनों में यूज किया गया है। नेक्स्ट 2021 का कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन द फाउंडेड ऑन इट्स essential fact, explain the doctrine of the constitutional morality with the help of relevant judicial decision। अब यहां पर भी क्वेश्चन वही है, एनिमीज कहने का सेंस क्या है? एनिमीज की न्याय संविधान के द्वारा स्थापित जो वैल्यूज है, संविधान के द्वारा स्थापित जो नॉर्म्स है या आइडियल पोजीशन है, उन सभी स्थितियों को स्थापित किया जाए। उसी तरह से आपका पीआईएल को भी लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि पीआईएल के कारण जुडिशरी का इंटरफेरेंस करने का एरिया बहुत बढ़ जाता है, और उस इंटरफेरेंस करने का एरिया जब बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वह इंटरफेरेंस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी होती है, जो न्यायपालिका जो जुडिशियल एक्टिविटीजम कहता है, लेकिन यह विधायिका और कार्यपालिका को लगता है कि यह मेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 2014 का है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन है, और बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जुडिशियल एक्टिविटीजम आइडियल ऑफ द डेमोक्रेसी को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पीएसआईआर को लेकर करते हैं। देखा जाता है कि विभिन्न सालों में 2014, 2017, 2018, 2022, 20 एंड 21 में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जुडिशियल एक्टिविटीजम को लेकर, या जुडिशियल एक्टिविटीजम के बहाने किसी अन्य की टर्म्स का यूज करके क्वेश्चन को राइज किया गया। जैसे एक क्वेश्चन है कि आंसर द 150 वर्ड्स जुडिशियल ओवररीच इन इंडिया। मींस कि जुडिशियल एक्टिविटीजम के माध्यम से कहीं एक्टिविज्म के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप जुडिशियल ओवररीच है या जुडिशियल डिक्टेटरशिप। ऐसी स्थिति में इस तरह से इसका मतलब कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को लेकर चाहे जीएस के पेपर में चाहे पीएसआईआर के पेपर में किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।